नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में रिकवरी रेट 98% के करीब। 24 घंटे में मात्र 337 नए केस आए और 36 लोगों की हुई मौत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर खत्म होता दिख रहा है। यहाँ नए केसों की संख्या अब काफी कम हो गई है। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट भी नीचे आया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 337 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना संक्रमण के चलते 36 लोगों को जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब 4511 है, जो कि 23 मार्च के बाद सबसे कम है। वहीं दोस्तों 24 घंटे में आए 337 केस को मिलाकर दिल्ली में कोरोना के कुल केसों का आंकड़ा 14,30,128 तक पहुंच गया है, जबकि कोरोना से मौत का कुल आंकड़ा 24,704 हो गया है। दोस्तों दिल्ली में होम आइसोलेशन में 1555 मरीज अभी मौजूद हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार की राज्यों को सलाह, कहा वैक्सीन से जुड़ी यह जानकारी न करें सार्वजनिक। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि राज्य वैक्सीन से जुड़े डेटा और स्टोरेज के तापमान की जानकारी सार्वजनिक न करें। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN सिस्टम से डेटा यानी कि वैक्सीन स्टॉक और वैक्सीन स्टोरेज के तापमान को सार्वजनिक मंचों पर साझा न करने की सलाह दी है। केंद्र ने कहा है कि यह एक संवेदनशील जानकारी है, इसे केवल सिस्टम में सुधार के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को हाल ही में एक पत्र लिखकर कहा कि केंद्र ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के समर्थन से UPI के तहत इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क EVIN सिस्टम की शुरुआत की है, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय से लेकर उप जिला स्तर पर टीके के स्टॉक की स्थिति और तापमान को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सभी राज्य दैनिक आधार पर कोविड के टीकों के स्टॉक और लेन देन को अपडेट करने के लिए एक सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं। यह सराहनीय है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, खरीफ की फसलों के लिए MSP बढ़ाई, रेलवे को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन। जी हाँ दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी गई है। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार कृषि के क्षेत्र में किसानों की आमदनी बढ़ाने और खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए निर्णय किए जा रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि धान की MSP में 72 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 1868 रुपए प्रति क्विंटल से धान अब 1940 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसके साथ ही बाजरा पर MSP बढ़ाकर 2150 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2250 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि विगत 7 वर्षों में किसानों के पक्ष में बड़े निर्णय हुए हैं, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके और उनमें खुशहाली आ सके। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार दलहन और तिलहन का रकबा बढ़ाने पर काम कर रही है। कृषि उत्पादों के लिए आयात पर निर्भरता से मुक्त होने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि धान का भाव अभी 1940 रुपए हो गया है, यानी कि 72 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। इसी तरह से बाजरा के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं, उड़द के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। कोरोना महामारी आने से पहले ही वैक्सीन तैयार कर चुका था चाइना, विशेषज्ञ ने जताई आशंका। जी हाँ दोस्तों, अब तक तो पूरी दुनिया चीन पर इस बात को लेकर शक जता रही है कि उसने ही लैब में जानलेवा कोविड-19 वायरस पैदा किया, जिसने दुनिया में 37 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले ली और 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को संक्रमित किया। वहीं अब देश के शीर्ष विशेषज्ञ ने आशंका जताई है कि चीन ने इस वायरस के फैलने का अंदेशा देख महामारी का प्रकोप होने से पहले ही वैक्सीन भी तैयार कर ली थी। पूरी दुनिया में जहां कोरोना ने जमकर कहर बरपाया, जबकि जिस देश में पैदा हुआ वहां केवल 91,000 मामले आए और 4,636 मौतें दर्ज हुई। कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या के आधार पर देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा 140 करोड़ की आबादी वाला चीन मामलों की संख्या में दुनिया में 98वें स्थान पर है। यह सोचने वाली बात है। दोस्तों, मामलों और मौतों की इतनी कम संख्या के अलावा विशेषज्ञ एक और बात की ओर ध्यान खींच रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर और क्लिनिकल वायरोलॉजी विभाग
के प्रमुख डॉक्टर डी जेकब जोन कहते हैं कि चीन के इस मामले में कुछ रहस्य हैं। चीन में पैदा हुए कोविड-19 महामारी दुनिया में अनोखी थी, वो कुछ छुपा रहे हैं। यह वैसा नहीं है जैसा नजर आ रहा है। आप देखिए कि महामारी फैलने के ठीक 2 महीने बाद चीन के एक वैज्ञानिक ने SARS-CoV-2 के वैक्सीन के लाइसेंस के लिए आवेदन कर दिया था। इतनी अलग किस्म की बीमारी के लिए सिर्फ 2 महीने में वैक्सीन पर काम कर लेना संभव नहीं है। उन्होंने कम से कम 1 साल पहले इस पर काम शुरू कर दिया होगा। डॉक्टर जेकब ने आगे कहा कि वह चीनी वैज्ञानिक मर चुका है, लेकिन इस मामले में बहुत सारे राज छिपे हुए हैं। ऐसा लगता है कि चीन चीजों को वैसे छिपा रहा है जैसे कोई अपराधी छिपाता है, जबकि ऐसे कुछ सबूत हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह वायरस लैब में ही बना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर ने सरकार से कहा गाइडलाइंस का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास है जारी। जी हाँ दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि IT मिनिस्ट्री की ओर से जारी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी सफाई दी है। ट्विटर ने कहा है कि वह भारत के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध रहा है और अपने प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में सार्वजनिक चर्चा की सुविधा भी दे रहा है। ट्विटर ने कहा है कि हमने भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्विटर नई गाइडलाइन का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, IT मंत्रालय के मुताबिक बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी मूल कंपनी या किसी अन्य सहायक कंपनी के जरिए भारत में सेवाएं देते हैं। इसमें से कुछ IT अधिनियम और नए नियमों के तहत महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ SSMI की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ऐप का नाम, वेबसाइट, सर्विसेज जैसी डिटेल्स के अलावा 3 प्रमुख कर्मियों के ब्यौरे के साथ भारत में प्लेटफॉर्म का फिजिकल एड्रेस मुहैया करवाए। पत्र में कहा गया है कि अगर आपको SSMI नहीं माना जाता है तो हर सेवा पर रजिस्टर्ड यूजर की संख्या समेत इसके कारण की जानकारी दिए जाए। नियमों का पालन नहीं करने पर सोशल मीडिया कंपनी को अपनी मध्यस्थता इकाई का दर्जा खोना पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में अनुपालन के मामले में उन पर आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है। नए नियमों के मुताबिक अधिकारियों की ओर से अगर किसी सामग्री को लेकर आपत्ति जताई जाती है और उसे हटाने के लिए कहा जाता है तो उन्हें 36 घंटे के भीतर कदम उठाना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट के बयान से राजस्थान की राजनीति में फिर तेज हुई सरगर्मी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आला कमान की ओर से कोई कार्यवाही नहीं होने संबंधी बयान के बीच राजस्थान में एक बार फिर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने मंगलवार को कांग्रेस में कथित तौर पर बढ़ते असंतोष का हवाला देते हुए ट्वीट किया तो पूर्व उप मुख्यमंत्री पायलट ने उन्हें अपनी पार्टी यानी कि भाजपा की आंतरिक कलह को देखने की सलाह दी। दोस्तों पायलट के साक्षात्कार के बाद राठौड़ ने ट्वीट किया, आखिर मन का दर्द होठों पर आ ही गया, ये चिंगारी कब बारूद बनकर फूटेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचने में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने अहम भूमिका निभाई थी। सुलह कमेटी के पास मुद्दे अब भी अनसुलझे ही हैं, ना जाने कब क्या हो जाए। पायलट ने इसकी प्रतिक्रिया में ट्वीट किया, राज्य के भाजपा नेताओं को व्यर्थ बयानबाजी के बजाय अपनी स्थिति पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। आपसी फूट व अंतर्कलह इतनी हावी है कि राज्य में भाजपा विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इनकी नाकाम नीतियों से देश में उपजे संकट में जनता को अकेला छोड़ने वालों को जनता करारा जवाब देगी। हालांकि सचिन पायलट से इस मुद्दे पर बात करने के लिए जब संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रेल यात्रियों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट का झंझट होगा खत्म। जी हाँ दोस्तों, रेल यात्रियों के लिए काम की खबर है। अगर आप रेल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो हो सकता है आपको किसी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन ले ली है तो उसका सर्टिफिकेट ही काफी होगा। रेल मंत्रालय एक ऐसे ही प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसे इस महीने मंजूरी मिल सकती है। दरअसल दोस्तों, कोरोना वैक्सीन की डोज लेने वालों को ट्रेन में सफर के दौरान अब RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट के झंझट से छुटकारा मिल सकता है। वैक्सीन लेने के बाद आप अपना सर्टिफिकेट आरोग्य सेतु ऐप पर वेरीफाई कर सकते हैं। यह सुविधा आरोग्य सेतु ऐप पर कुछ दिन पहले ही शुरू हुई है। बशर्ते आरोग्य ऐप का मोबाइल नंबर और कोरोना वैक्सीन के लिए दिया गया नंबर एक ही होना चाहिए। आपने अगर वैक्सीन की पहली डोज ली है तो आरोग्य सेतु पर आपको आंशिक वैक्सीनेट दिखाया जाएगा और दोनों वैक्सीन ले चुके हैं तो आपको फुल वैक्सीनेटेड दिखाया जाएगा। अगर आप फुल वैक्सीनेटेड हैं तो इस कंडीशन में आपको RT-PCR टेस्ट करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मिलावट बंद कर दी इसलिए महंगा है सरसों का तेल। बढ़ती महंगाई पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया बेतुका बयान। जी हाँ दोस्तों, खाने के तेल के दाम भी पेट्रोल डीजल की कीमतों की तरह बेलगाम हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम करना तो सरकार के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करते हैं, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तब पेट्रोल डीजल के दाम अचानक से स्थिर हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, खाने के तेल की बात की जाए तो खाने के तेल के दाम का ग्लोबल मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। फिर इसके दाम क्यों बढ़ रहे हैं, इस सवाल का जवाब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया है। दरअसल दोस्तों, कृषि मंत्री ने कहा है कि सरसों का तेल थोड़ा महंगा जरूर हुआ है, क्योंकि उसमें सरकार ने मिलावट को बंद कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार बढ़ती महंगाई पर नजर बनाए हुए हैं। दालों और तेल की कीमतों पर हमारा ध्यान है। दालों के दाम कम हुए क्योंकि सरकार ने स्टॉक रिलीज किया है, लेकिन सरसों तेल के दाम बढ़े क्योंकि हमारी सरकार ने तय किया है कि हम इसमें और कोई खाने का तेल मिक्स नहीं करेंगे, ताकि इसकी शुद्धता बरकरार रहे। उन्होंने कहा कि यह फैसला बेहद जरूरी है। इसका फायदा देश भर के तिलहन और सरसों में काम करने वाले किसानों को होने वाला है। यानी अब कई स्रोत वाले तेल से तैयार किए जाने वाले खाद्य वनस्पति तेल के उत्पादन और पैकिंग में सरसों तेल को मिलाने पर रोक लागू हो गई है। सरकार की ओर से सोमवार को इसे लेकर एक आदेश जारी कर दिया गया है। वैसे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीते एक साल में सरसों के तेल का दाम बेहताशा बढ़ गया है। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक एक साल में खाने के तेल के दाम 60% तक बढ़े हैं। आजकल सरसों तेल का भाव 170 से 180 रुपए प्रति लीटर चल रहा है, जो पिछले साल मई के दौरान 120 से 130 रुपए प्रति लीटर था। सरसों तेल के अलावा मूंगफली, सूरजमुखी, डालडा और रिफाइंड जैसे दूसरे खाद्य तेलों के दाम भी तेजी से बढ़े हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताजा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 17,40,60,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 37,49,000 के पार है। दोस्तों, इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना आदि एशियाई देश हैं जो कि इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 2,90,89,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3,53,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए एरियर पर बड़ी खबर। 1 जुलाई से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जुलाई से उनका बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को उसके लिए डीए एरियर को लेकर निराशा हाथ लग सकती है। दरअसल दोस्तों कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनके रोके गए 3 महंगाई भत्तों का भुगतान भी 1 जुलाई से करेगी, लेकिन अब इसमें एक नया पेच आ गया है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि केंद्र सरकार 1 जुलाई 2021 से कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देना शुरू कर सकती है, लेकिन यह भत्ता पिछली तारीख से नहीं दिया जाएगा। जुलाई के बाद से जो भत्ता बनेगा वह वही दिया जाएगा, यानी कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर जोड़कर नहीं मिलेगा। मतलब कर्मचारियों को पिछले 3 डीए से हाथ धोना पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार 30 जून को कॉस्ट इंडेक्शन यानी कि लागत का सूचीकरण कर सकती है, जिसके बाद भत्ते का परसेंटेज तय किया जा सकता है। हालांकि अनुमान है कि यह 28% हो सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। मुंबई में भारी बारिश, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। कुछ दिनों में एमपी, गुजरात और बिहार समेत 14 राज्यों में तेज बारिश का है अनुमान। जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून बुधवार को मुंबई पहुंच गया। शहर के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। सुबह से जारी बारिश के कारण सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया। इसी बीच इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने मुंबई के लिए बताया कि सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन के मुताबिक मुंबई शहर और उपनगरों में अगले 3-4 घंटों के दौरान 2 से 3 सेमी प्रति घंटा की हिसाब से
बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने मुंबई के अलावा थाने, पालघर और रायगढ़ जिलों में 10 जून के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों मुंबई के बाद में मानसून तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बचे हुए सभी हिस्सों में सक्रिय हो जाएगा। 4-5 दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, बिहार, झारखंड, गुजरात, तेलंगाना समेत करीब 14 राज्यों में तेज बारिश होने की आशंका है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। जानिए क्या है सोने चांदी के आज के ताजा दाम। दोस्तों भारत में सोना चांदी की कीमतों में फिर गिरावट आई है। दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो वहां पर आज सोना 92 रुपए की गिरावट के साथ 48,424 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। जबकि दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी की कीमत 77 रुपए गिरकर 71,148 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई है। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1893 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.65 प्रति औंस पर स्थिर रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग। रविंद्र जडेजा ने बेन स्टोक्स को पछाड़ा, विराट कोहली और रोहित शर्मा इस स्थान पर। जी हां दोस्तों, भारतीय कप्तान विराट कोहली आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में 5वें स्थान पर हैं, जबकि रोहित शर्मा और ऋषभ पंत संयुक्त 6वें स्थान पर है। न्यूजीलैंड के लिए पहले टेस्ट में दोहरा शतक जमाने वाले डेवन कोके 77वें स्थान पर हैं, जबकि कप्तान केन विलियमसन शीर्ष पर हैं। कोवे ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 347 गेंदों में 200 रन बनाए थे। दोस्तों न्यूजीलैंड के खिलाफ 18 जून से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत की कप्तानी करने वाले कोहली 814 अंक लेकर 5वें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के कप्तान जोए रूट उनसे एक पायदान ऊपर हैं। पंत और रोहित एक पायदान चढ़कर 6वें स्थान पर हैं और दोनों के 747 अंक हैं। दोस्तों टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन 850 अंक लेकर दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंग्स 908 अंक के साथ शीर्ष पर हैं। शीर्ष 10 में अश्विन अकेले भारतीय हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बंगाल बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात, बंगाल के राजनीतिक हालात पर की चर्चा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में विपक्ष के नेता एवं भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान राज्य से जुड़े राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। अधिकारी ने 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास पर मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी। अधिकारी ने मुलाकात के बाद ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर आशीर्वाद लेने का मौका मिला। उन्होंने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बंगाल और कई अन्य विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर उनसे मेरी लगभग 45 मिनट विस्तृत बातचीत हुई। पश्चिम बंगाल के विकास के लिए मैंने उनका समर्थन और मार्गदर्शन मांगा है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को पहली बार गुरुदेव कहकर किसने पुकारा था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस राजनेता का नाम, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम जिसने कि रविंद्रनाथ टैगोर के नाम के आगे गुरुदेव शब्द जोड़ दिया था, तो उनका नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।